जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, इसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं कम्यूटेशन को लेके। जैसा आपको पता है, कम्यूटेशन पे अभी फिलहाल स्टे लगा रखा है दिल्ली हाई कोर्ट ने एएफटी दिल्ली के फैसले पर। तो दोस्तों, इसी पर मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। कुछ और जानकारियां जुड़ी हैं नोशनल इंक्रीमेंट को लेके। पीओआर ने, सीडीए ने, सीजीडीए ने, रिकॉर्ड ने आपके केस पर रोक लगा रखी है नोशनल इंक्रीमेंट को लेने के लिए। तो दोस्तों, इस पर भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। कुछ और जानकारियां जुड़ी हैं फैमिली पेंशनर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फैमिली पेंशनर का असली हकदार कौन है? क्या बेटी है, क्या बेटा है, या फिर वाइफ है? तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों, कुछ जानकारियां जुड़ी हैं इक्वल एमएसपी के केस को लेकर। कुछ हफ्तों में इक्वल एमएसपी का केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। इसकी जानकारी मैंने ली है वीर बहादुर सिंह जी से। तो इसकी भी एक छोटी सी जानकारी मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर दोस्तों, कुछ जानकारियां जुड़ी हैं ओआरओपी 3 में हवलदारों को नुकसान हुआ है। इससे पहले नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन ओआरओपी 3 में कुछ और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है हवलदारों को। तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर दोस्तों, कुछ जानकारियां जुड़ी हैं 2006 से पहले आए पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज करने के लिए। जो उनको एरियर मिला है 568 का, उसमें सुधार करने के लिए। तो दोस्तों, इसका भी केस एएफटी चंडीगढ़ में मौजूद है। तो इस पर मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, बस यही कुछ जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, कम्यूटेशन का मामला अभी पेंडिंग में है दिल्ली हाई कोर्ट में। एएफटी दिल्ली के फैसले पर स्टे लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है, पहले दिल्ली एएफटी ने कम्यूटेशन पे एक फैसला सुनाया था रिकवरी बंद करने का, और जो पीरियड है 15 साल का, उसे कम करने का। अभी दोस्तों, ये मामला फंसा हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में। अभी दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे नहीं हटा है एएफटी दिल्ली के फैसले का। तो दोस्तों, आपको अभी यहां थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप अभी थोड़ा यहाँ पे इंतजार करें जब तक कि स्टे नहीं हटता। जैसे ही दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे हट जाएगा, उसके बाद आप अपने केस एडमिट करा सकते हैं कोर्टों में, एएफटी में। तो जब तक आप अभी फिलहाल वेट करिए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। ओआरओपी 3 में हवलदारों को भी नुकसान हुआ है। वाई ग्रुप की पेंशन बहुत कम बढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, ओआरओपी 3 में तो बहुत सी रैंकों का बंटा ढार हो गया, बहुत सी रैंकों को नुकसान हुआ है। अब दोस्तों, इसमें कुछ रैंक है, जैसे हवलदार। वाई ग्रुप की पेंशन बहुत ही कम बढ़ाई है। अगर मैं 15 साल के हवलदार की बात करूं या फिर 16 साढ़े 16 साल के हवलदार की बात करूं, सिर्फ हवलदारों की कम नहीं बढ़ी है, नायक की भी कम बढ़ाई है ओआरओपी 3 में, 15 साल के नायक। दोस्तों, ओआरओपी 2 में इनकी पेंशन बड़ी थी इनकी पेंशन, लेकिन ओआरओपी 3 में कम हो गई पेंशन। मैं वाई ग्रुप की बात करूं तो बहुत ही कम पेंशन बढ़ी है। अगर मैं एक्स ग्रुप की बात करूं तो दोस्तों, इनकी पेंशन नहीं बढ़ी। ओआरओपी 2 में इनकी पेंशन बढ़ी थी एक्स ग्रुप की, लेकिन दोस्तों एक्स ग्रुप की हवलदार की 16.5 साल में इनकी पेंशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, कम हो गई पेंशन। तो दोस्तों, ओआरओपी 3 में बहुत सारी विसंगतियां शामिल है। तो दोस्तों, सिर्फ जेसीओस की विसंगतियां नहीं है, साथ ही साथ जो नीचे की रैंक है, सिपाही, नायक, हवलदार, इनको भी नुकसान हुआ है ओआरओपी 3 में। जिनकी मेडिकल कैटेगरी है, जिनकी बहुत कम सर्विस है, 10 साल, 9 साल, 8 साल, 3 साल, 4 साल, इनकी भी दोस्तों पेंशन नहीं बढ़ी ओआरओपी 3 में। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है ओआरओपी 3 का। तो इसमें सुधार होना चाहिए। चलते अगली जानकारी की तरफ। रिकॉर्ड, पीओआर, सीडीए, सीजीडीए ने नोशनल इंक्रीमेंट देने के केस रोक रखे हैं पेंशनर के। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स ने कोर्ट केस किए थे कि हमें नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। हम जून में रिटायर हुए तो हमें जुलाई का इंक्रीमेंट दिया जाए, हम दिसंबर में रिटायर हुए तो हमें जनवरी का इंक्रीमेंट दिया जाए। दोस्तों, फैसला तो पेंशनर के पास है, लेकिन दोस्तों ये फैसले कहीं ना कहीं रिकॉर्ड, पीओआर, सीडीए, सीजीडीए के पास भी पहुंचाए गए हैं ताकि पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। लेकिन दोस्तों, अभी ये सभी केस रोक रखे हैं इन डिपार्टमेंट ने। अभी भुगतान किसी को नहीं हो रहा नोशनल इंक्रीमेंट का, पेंशनर्स को अभी नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, रिकॉर्ड, पीओआर, सीडीए, सीजीडीए कहता है कि अभी इनके पास कोई स्पष्ट आदेश नहीं है कि पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दे दिया जाए। अभी इनके पास कोई स्पष्ट आदेश नहीं है, ऐसा दोस्तों ये डिपार्टमेंट बताते हैं।
पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा आगे चलकर, जब इनके पास स्पष्ट आदेश आ जाएंगे भारत सरकार के या फिर डीओपीटी के। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है अभी इस पे सुनवाई चली रही है। 4 नवंबर को दोस्तों ये सुनवाई थी, अभी उसका कोई नतीजा देखने में नहीं मिला है, हमें कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है। तो दोस्तों जब तक फाइनल आदेश नहीं आएगा, जब तक ये डिपार्टमेंट पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं देंगे। ऐसा ही दोस्तों ये डिपार्टमेंट यहाँ पे बताते हैं, रिकॉर्ड, पीओआर, सीडीए, सीजीडीए, इनके पास अभी फिलहाल स्पष्ट आदेश नहीं है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फैमिली पेंशनर्स का असली हकदार कौन है? दोस्तों फैमिली पेंशनर्स का जो पहला हकदार है वो है वाइफ स्पाउस। पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद, पेंशनर की मृत्यु के बाद सबसे पहला हक है फैमिली पेंशन लेने का, वो है वाइफ या फिर स्पाउस। वाइफ को, पत्नी को फैमिली पेंशन अलॉट होती है। जब पत्नी की डेथ हो जाती है उसके बाद आते हैं बच्चे, फिर दोस्तों डिपेंडेंट भी आते हैं, जैसे भाई बहन, उनको भी फैमिली पेंशन मिलती है। तो दोस्तों वाइफ के बाद, स्पाउस के बाद दूसरा हक है फैमिली पेंशन लेने का बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे फिर वो लड़की हो। जी हाँ दोस्तों, लड़के को फैमिली पेंशन मिलती है 25 साल तक। 25 साल तक उसे फैमिली पेंशन अलॉट करी जाती है। जैसे ही उसकी 25 क्रॉस कर जाती है उसको फैमिली पेंशन नहीं मिलती। लड़कियों के मामले में दोस्तों आजीवन भर, अगर विडो है, अनमैरिड है, डिवोर्सी है, लड़कियों को फैमिली पेंशन दी जाती है। कुछ स्टेट के रूल है कि उसमें लड़कियों की एज 25 साल कर रखी है। सेंट्रल में ऐसा रूल नहीं है, जो स्टेट के जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ऐसा रूल अप्लाई कर रखा है कि लड़कियों को सिर्फ 25 साल तक की फैमिली पेंशन दी जाएगी। ये गलत रूल है। तो दोस्तों लड़कों के लिए भी कोई एज लिमिट नहीं होनी चाहिए भैया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, भगवान ने ही तो दिया सब कुछ, तो फिर ये एज डिफरेंस कहां से, फिर उसमें एज कंडीशन क्यों लगा रखी है? तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, सबसे पहला हक वाइफ स्पाउस को, उसके बाद बच्चे, फिर दोस्तों इसी में डिपेंडेंट भी आते हैं। फिर दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, पीपीओ में बच्चों के नाम जरूर ऐड करवाएं। जो दोस्तों अगर आप पूर्व सैनिक हैं या फिर कोई से भी पेंशनर्स हैं, चाहे वाइफ हो चाहे फिर वो हस्बैंड हो या खुद पेंशनर हो, अपने बच्चों के नाम जरूर ऐड करवाएं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, भले वो 3 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, कितने भी बच्चे हो, अपने बच्चों के नाम पीपीओ में सर्विस हिस्ट्री में जरूर ऐड करवाएं, ताकि आगे चलकर पेंशन लेने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि आगे चलकर फैमिली पेंशन लेने में कोई दिक्कत ना हो। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। केंद्र सरकार से ज्यादा बढ़िया काम राज्य की सरकारें कर रही हैं। जी दोस्तों, केंद्र सरकार से बढ़िया काम तो राज्य की सरकारें कर रही हैं, स्टेट की सरकारें कर रही हैं। क्यों दोस्तों? जैसे कम्यूटेशन का मैटर देख लीजिए, कई स्टेट की सरकार है, राज्य की सरकार है, जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए, पेंशनर के लिए कम्यूटेशन का पीरियड कम कर रखा है, 12 साल, 10 साल, 13 साल। ऐसी दोस्तों आप एडिशनल पेंशन का मैटर उठा के देख लीजिए, जैसे 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15%। ये भी दोस्तों कुछ राज्य की सरकारों ने कर रखा है। तो दोस्तों एडिशनल पेंशन देने का भी जो मामला है वो राज्य की सरकारों ने सॉल्व कर रखा है, यानी कम एज पर ही पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन दी जा रही है। कुछ राज्यों की सरकार ने इस तरीके से अप्लाई कर रखा है अपना नियम। लेकिन दोस्तों जो केंद्र की सरकार है वो अभी चुप्पी साधे हुए है। जितने भी अगर हम मैटर देखें, नोशनल इंक्रीमेंट का, एडिशनल पेंशन देने का, एफएमए बढ़ाने का, दोस्तों ये सब मैटर अभी पेंडिंग में लगा रखे हैं, अभी कुछ भी पेंशनर्स को नहीं दिया जा रहा। दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है केंद्र सरकार की, बाकी राज्य की सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। इक्वल एमएसपी का केस तैयार सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, 1 से 3 हफ्तों के बीच केस एडमिट होगा सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, मैंने इक्वल एमएसपी को लेकर वीर बहादुर सिंह जी से बात करी थी, तो उन्होंने बताया कि अभी दिवाली की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए अभी एडमिट नहीं हो पाया है केस सुप्रीम कोर्ट में इक्वल एमएसपी का। और दोस्तों 1 से 2 या फिर 3 हफ्तों के बीच इक्वल एमएसपी का केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो दोस्तों हमें इनकी टीम को सपोर्ट करना है, वीर बहादुर सिंह जी को सपोर्ट करना है, ताकि दोस्तों आगे चलकर इक्वल एमएसपी हो सके और आपको बड़ा हुआ फायदा देखने को मिल सके। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा फैसला होगा हमारे लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। तो दोस्तों कुछ हफ्तों में इक्वल एमएसपी का केस एडमिट होगा सुप्रीम कोर्ट में। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। प्री 2006 के पेंशनर्स की पेंशन सही कराने का केस भी एएफटी चंडीगढ़ में। दोस्तों इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया था कि एएफटी चंडीगढ़ में एक और केस चल रहा है, और वो उन पेंशनर्स के लिए जो 2006 से पहले आए हैं, जिनको सर्कुलर 568 का एरियर मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों सर्कुलर 568 का जो आपको एरियर मिला वो आपने ले तो लिया,
लेकिन अगर आप उसकी डीप स्टडी करें, टेक्निकल चीजें समझे, तो दोस्तों आपको फिर कम एरियर पे हो गया, गलत पेंशन का एरियर आपको पे हो गया। क्योंकि दोस्तों सर्कुलर 568 में जो पेंशन दे रखी है वो दे रखी है आपके पे स्केल की, 5वें पे कमीशन के पे स्केल की। और दोस्तों वो भी मिनिमम अमाउंट ले रखा है पे स्केल का, और बल्कि होना चाहिए था मैक्सिमम। यानी जो आपका पे स्केल है 5वें पे कमीशन का, किसी भी रैंक का, उसका टॉप अप अमाउंट लेना चाहिए था। तो दोस्तों सर्कुलर 568 में मिनिमम अमाउंट ले लिया और उसके आधार पे आपको एरियर पे हो गया। तो दोस्तों सर्कुलर 568 की जो टेबल है उसमें सुधार करने के लिए ये केस बहुत पहले से चलता आ रहा है एएफटी चंडीगढ़ में। जो अमाउंट टॉप अप लेना चाहिए था मैक्सिमम पे स्केल का, वो नहीं लिया गया। तो दोस्तों इसी को सही कराने के लिए केस चल रहा है एएफटी चंडीगढ़ में। तो दोस्तों इसकी सुनवाई का भी हमें पता लगेगा कि इसकी सुनवाई कब होती है आगे। बहुत से केस दोस्तों चल रहे हैं एएफटी में, हाई कोर्ट में, और वो भी आपके फेवर में। बस दोस्तों नतीजा अगर मिल जाता है तो सब कुछ दोस्तों हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों अगली सुनवाई हम बताएंगे कि इसकी अगली सुनवाई कब है, कुछ नई अपडेट आती है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।